बेशरम कहीं के है ना। अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों को ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहां से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। निकम में कहां से आ गए पता नहीं। सब लोग नीचे बैठ जाओ, जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप वाले नीचे बैठो, और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ। तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ, ठीक है ना? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी, जिसकी सैंडल चप्पल उठाने के लिए लोग तरसते थे, उस वसुंधरा से लड़ा और उसको राजस्थान से फुर कर दिया, भगा दिया राजस्थान। उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे चैलेंज देकर हराया और उसका जादूगरी गहलोत की खत्म कर दी। इनके पीछे तो ईडी को लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ईडी ने 4-6 महीना पीछा किया, ये माँ बेटे बेटी और दामाद को लेके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से, इतने परेशानी के अंदर। ये सारे भाग के इटली चले जाएंगे, तब नारे किसके लगाओगे ये तो बता दो। कांग्रेस के नारे लगाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। में राज और जोधपुर वालों का दिल्ली में राज। स्थान जोधपुर को चुना, यहां मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, बीएसएफ भी है, और मारवाड़ की एक जमाने में राजधानी जोधपुर के लोग मानते थे, और अब भी हमारे आसपास के जो मारवाड़ के लोग हैं, चाहे हमसे पहले बच्चे पढ़ा करते थे, हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे, ज्यादातर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, सिरोही के बच्चे जोधपुर के अंदर पढ़ाई करते थे। और आज भी जोधपुर जिले के बाद अगर सबसे ज्यादा किसान के बेटे जोधपुर में पढ़ रहे हैं, वो बाड़मेर जिले के और नागौर जिले के किसान के बेटे जोधपुर में अध्ययन करके और किसान कौम और जवान को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करें और अपना नाम भी हर फील्ड के अंदर रोशन भी कर रहे हैं। भाइयों, जोधपुर की रैली से हमने यह भी कहा था कि जोधपुर की रैली एक टेलर है, पूरी पिक्चर मोदी को कहां दिखानी है यह भी हम तय कर लेंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जन समर्थन आपने मुझे 5 दिन के अंदर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भूखे प्यासे, और बालोतरा के अंदर कल सुबह जो सभा थी वो 6:15 बजे सभा समाप्त हुई। पूरी रात नौजवान मेरे साथ चल रहे थे, पूरी रात नहीं सोए। आज भी जो लाखों की संख्या दिख रही है, ये जवान मारवाड़ के बाद शेखावाटी अंचल, बीकानेर का पूरा डिवीजन और तमाम जो जिले मैंने बताए, उन जिलों से अपने अपने साधनों से आया है। और कोई साधन लेके आया, कोई अपनी बस करवा के लाया, किसी ने 15,000 रुपए इकट्ठे किए, किसी ने 5,000 का तेल डलाया, किसी ने 20,000 25,000 में बस की। और आपने एक ही बात कही कि हनुमान जी, हम आपको थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। आप देश के अंदर एक ऐसे नेता हो जो हमेशा हमारे लिए लड़े, इस लड़ाके को हम जिंदा रखेंगे। अपने अपने साधनों से लाखों की संख्या पार करा के एक इतिहास जोधपुर की धरती से जोधपुर के नौजवानों ने बना दिया। भाइयों, इसी मैदान के अंदर मोदी की रैली भी हुई थी, इसी मैदान में कांग्रेस की रैलियां भी हुई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की जब रैली होती तो आप देखते हो कि सुरक्षा का इतना बड़ा इंतजाम होता है कि जहां हम खड़े हैं उसे 100 मीटर तक तो सुरक्षा कर देते हैं। बीजेपी वालों की आदत है, भीड़ तो कर नहीं पाते तो आगे कुर्सियां लगा देते हैं, 5,000 कुर्सी लगा देंगे यूं करके और कह देंगे दूर से सोशल मीडिया में दिखा देंगे, मीडिया में दिखा देंगे, क्योंकि मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया को तंग भी करता है। मैंने देखा है कि कई चैनल अगर बीजेपी की खबर नहीं चलाएं, उसके ईडी की रेड करा दे, उसके ऊपर दूसरा काम कर दे। कई चैनल तो बहुत डरे हुए हैं, मैंने देखा है। और कई चैनल ऐसे जो राजस्थान की सरकार से इतने डरे हुए हैं कि हनुमान का नाम ही नहीं लिखते। मेरा फोटो जरूर दिखाते हैं, मेरी भीड़ दिखाते हैं, लेकिन नाम नीचे नहीं आता।
बड़ी मेहरबानी उन चैनलों की मेरे ऊपर, पूरा ध्यान वो मेरा रख रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वक्त वक्त की बातें होती है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाला मीडिया आज, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों को ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहां से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। और निकम में कहां से आ गए पता नहीं। उठा उठा, कौन है? और राजू चेक करें कौन है? नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ। जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो। और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ, तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ है, ठीक है ना? बेशरम कहीं के है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ, ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। भाइयों, मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी राज्यसभा के चुनाव थे, ऐसी ऐसी पार्टियों के नाम रोज लिख के फोटो छापते थे मीडिया वाले, जैसे कोई उनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार हो। थोड़ा हमारे 3 विधायक है, तीसरी बड़ी पार्टी है, 5 प्रधान है और 1 चेयरमैन है, एक लाइन भी नहीं छापते थे। ये लिखते थे बीजेपी, नीचे लिखते थे आरएलपी। आप कितना ही कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, केजरीवाल को मीडिया ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मना करता कि नहीं बनाया, तो वो केजरीवाल वाली खींच मेरे ऊपर तो मत निकालो यार। मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तमाम राजस्थान के, चाहे जोधपुर का मामला हो, चाहे बाड़मेर का मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, अगर पुरजोर तरीके से कोई लड़ाई लड़के मामले उठाता है, 24 भाजपा के एमपी सोते हैं, जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। एक एमपी है सांसद आरएलपी का, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्रति बैरल जो भाव था, उससे 8 साल बाद प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव घट गया। उसके बावजूद जो डीजल पेट्रोल 60-65 रुपए में बिकता था, वो डीजल पेट्रोल आज 100 पार चला गया। दुर्भाग्य देखिए, ये तो बीजेपी का कारनामा है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। हमारी राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब, आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपके जो 2 कार्यकाल थे, 98 से 3 और 8 से 13, 8 से 13 में विधायक था, इतने कमजोर नहीं थे। इस कार्यकाल के अंदर एक चोरों की फौज, बेईमानों की फौज ने आपको घेर लिया और सरकार बनाने के और सरकार को बचाने के लिए आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन गए। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आप हर उस व्यक्ति का फायदा कर देता हो जो आके आपको कह दे कि मैं वैभव को जिता दूंगा। कोई काम कर रहे थे वैभव के नाम से। जब लोकसभा का चुनाव था, तब आपने देखा होगा, मैं गठबंधन से सांसद था और मुझे गठबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिन लोगों से मेरा राजनीतिक झगड़ा नागौर के अंदर चल रहा था, 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2.25 लाख के लगभग वोट नागौर में आए और कांग्रेस हार गई। भाइयों, 4 लाख के लगभग वोट आ जाते, आरएलपी से लड़ता, लेकिन जीत नहीं होती। मुझे जीत के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाना था। मैंने नौजवानों को पूछा कि गठबंधन किसके साथ करें। बच्चों की तरफ से आवाज आई कि गठबंधन मोदी के साथ करो, और गठबंधन किया मोदी के साथ।
तब मैंने उनको वचन दिया था बीजेपी पार्टी को कि नागौर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन आपकी 25 की 25 मिशन 25 राजस्थान में पूरा करेंगे, कांग्रेस को हरा के घर बिठा देंगे और मुख्यमंत्री के बेटे को भी जोधपुर के अंदर हराएंगे। भाइयों, जाट और विश्नोई समाज दो के ही वोट जोधपुर में 4.5-5 लाख के करीब है। ये दोनों समाज अगर उस समय कांग्रेस के साथ लग जाते तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन नौजवानों ने मेरे पे भरोसा किया। मेरे समाज के 50 विधायक पूरे देश के मंत्री वो गांव-गांव गली-गली घूम रहे थे अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के लिए, और अकेला हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 3 रैली करके गया। वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने वेंटिलेटर पे पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। यही हाल बाड़मेर के अंदर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, यही बीकानेर के अंदर, यही सीकर के अंदर, यही राजसमंद के अंदर, यही जयपुर के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम जब वहां गए जीत के दिल्ली, एनडीए की मीटिंग होती थी और मोदी जी एनडीए की मीटिंग में ऐसे भाषण देते थे, आप हमारा परिवार हो। हमें भी लगता था, नए नए गए थे कि क्या पता परिवार ही मान रहे हो। फिर नजदीक से इन लोगों को देखा, वहां तो किसान की और जवान की कोई इज्जत नहीं बीजेपी पार्टी के आसपास ही। और भाइयों, जब किसानों के बिल आए तब उन लोगों ने मुझे यह भी कहा था कि आप सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा, मोदी जी आपने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया, मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे, बीजेपी तो 80 में बनी थी, आप खुद 77 में कहां थे इसका भी पता कर लो आप सारा। हनुमान बेनीवाल खुद के दम पे राजस्थान के अंदर इन जवानों के जोश हुंकार जज्बे से और किसान कौम के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, ऐसे राजनीति के अंदर पैदा नहीं हुआ। और कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक जो मेरा संघर्ष है उस पर एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। बड़े बड़े नेताओं से लड़ा, वसुंधरा जिसकी सैंडल चप्पल उठाने के लिए लोग तरसते थे, उस वसुंधरा से लड़ा और उसको राजस्थान से फुर कर दिया, भगा दिया राजस्थान से। जो गहलोत अपने आप को जादूगर कहता है, उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे चैलेंज देकर हराया और उसका जादूगरी गहलोत की खत्म कर दी। फिर नंबर आया मोदी का, तब लोगों ने कहा, अब हनुमान जी आप क्या करोगे। भाइयों, मोदी को छोड़ के, सत्ता का सुख छोड़ के हनुमान अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए देश के हाईवे पे 70 दिन तक बैठा रहा और इस कौम को न्याय दिला के दम लिया, किसान को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी पे टूर, पर्यटन बना दिया सेना को, ठेके पे दे दी सेना को, संविदा पे दे दी सेना को, रोजगार मिले नहीं। मोदी जी के भाषण होते थे बड़े बड़े, देखो भाषण में तो मोदी जी का मुकाबला नहीं, ये तो तय है कि भाषण इतना अच्छा देते हैं, इतना मजेदार देते हैं कि एक बार उनके भाषण में कोई उलझ जाएगा ना तो उसको यूं लगेगा जैसे भाषण में ही सब कुछ मिल गया हो, खो जाता आदमी। अच्छी बात कहता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 8 साल में कितना रोजगार होता, 16 करोड़, 16 लाख नौकरियां मिलेगी क्या देश के अंदर, बताओ मुझे। नरेगा के अंदर जरूर हिंदुस्तान में जो नरेगा के अंदर जाते थे गांव में, वो संख्या 2 गुणी 3 गुणी हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, सही बात है, कुछ औद्योगिक घरानों को, कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत फायदा पहुंचाया। जो बीजेपी को बड़ी फंडिंग करते हैं, बीजेपी को बड़ा फंड देते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की औकात देखी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब मीटिंग लेते हैं, बीजेपी के सांसदों को सीधा सीधा कड़ा संदेश देते हैं
कि कोई भी एमपी ट्रांसफर पोस्टिंग या काम लेके मेरे पास नहीं आएगा। आप देखिए इस तरह डांटते हैं जैसे टीचर दूसरी तीसरी स्कूल के अपने बच्चे को डांट लगाता है। और जैसे ही लोकसभा हो अपने अपने इलाके के अंदर जाओ, कहीं मौत होगी तो बैठने चले जाओ, कहीं शादी में चले जाओ। तुम्हारा क्या काम है दिल्ली के अंदर? जब व्हिप जारी होगा या मैं मैसेज करूं तो 24 घंटे के अंदर उठ के आ जाना, भीड़ मत करो दिल्ली के अंदर। आप बताइए, जिस तरह की तानाशाही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, सांसदों का बजट खत्म कर दिया। केंद्रीय विद्यालयों के अंदर सांसदों का छोटा मोटा कोटा होता था, इसमें हम छोटे मोटे हमारे भाई की प्रेस के भी बैठे हैं, हर भाई उम्मीद करता था कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर एमपी साहब से सिफारिश कराएंगे। भाइयों, मोदी जी हमारा वो कोटा भी खा गए। उन्होंने एक ही चीज तय करी है कि मैं 72 साल का हूं। मोदी जी का एक ही कहना है कि मैं ही सच्चा हूं, मेरे लिए कोई नियम लागू नहीं, बाकी सबके लिए नियम लागू। मैं 72 का हूं, रिटायर नहीं हूं, और बाकी 70 साल वालों को टिकट नहीं दूंगा किसी को। आप देखिए, ये तो गजब की बात हो गई देश के अंदर। कोई बोलने वाला नहीं, कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष है तो उनके गोलकीपर नहीं। मोदी जी चाहे जब गोल कर देते हैं, चाहे जितने गोल कर देते हैं। रही राहुल, सोनिया, प्रियंका की बात, इनके पीछे तो ईडी को लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ईडी ने 4-6 महीना पीछा किया, ये माँ बेटे बेटी और दामाद को लेके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से, इतने परेशानी के अंदर। और जब ये दिल्ली से भाग जाएंगे तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होगा? कांग्रेस बिखर जाएगी, जिससे राजस्थान में बिखरी। और जब कांग्रेस बिखर जाएगी, ये बच्चे जोश के अंदर, कोई एनएसयूआई, कोई यूथ कांग्रेस की बात करता है, किसी ने इंदिरा गांधी की फोटो लगा रही, किसी ने राजीव, राहुल, सोनिया, प्रियंका, कोई तो कह रहे हैं प्रियंका के बेटे के भी फोटो लगाने लग गए छोरे आजकल कि भाई ये भी हमारा राजकुमार है दिल्ली का। जब ये सारे भाग के इटली चले जाएंगे तब नारे किसके लगाओगे ये तो बता दो। कांग्रेस के नारे लगाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस तो मरी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी की एक ही मंशा है कि देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं पनपे, उनको नेस्त नाबूद करो, उनको खत्म करो। और इस मामले में अगर कांग्रेस की भी छोटी मोटी मदद हो, वो समय समय पर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस वालों की भी मदद करते रहते हैं। आप गिरफ्तार क्यों नहीं करो उनको? आप कह रहे हो ना हम तो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, पकड़ो। प्रधानमंत्री जी दम है तो पकड़ो। खाली ईडी के नोटिस देने से अब देश का जवान किसान आपके बेकाबे के अंदर नहीं आएगा, आप बरगला नहीं सकते, क्योंकि जो आपकी नीतियां हैं वो किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। 2014 के अंदर जब आप सत्ता के अंदर आए थे, एक उम्मीद बंदी थी पूरे देश को कि कांग्रेस ने 60 साल हमारा शोषण किया, देखते हैं मोदी गुजरात मॉडल कौन सा लेके आते हैं। भाइयों, तब उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान और चाइना ठीक होंगे और जो हमारी सादत किसान के बेटे जो सीमाओं पर शहीद होते हैं उनकी सादत कम हो जाएगी, हमारे जवान शहीद कम होंगे और हमारे यहाँ मौत कम से कम होगी इस देश के अंदर, दूसरे मामलों में भी। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद 14 से 22 तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि पिछले 20 साल में जो सादत हुई 14 से पहले, उतनी सादत तो 14 से 22 के बीच मोदी जी के आने के बाद एक तरफा हो गई। पुलवामा जैसा हमला हुआ, देश चाइना आंख दिखा रहा है, चाइना ने हमारे सैनिक मार दिए, पाकिस्तान काबू नहीं आ रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूं यूक्रेन जैसे देश को कि अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए एक छोटा सा देश था, रूस से टकरा गया और रूस को पानी पिला दिया। रूस ने कहा था 10 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, भाग खड़े वहां से। और अभी भी यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। रशिया यूक्रेन का झगड़ा क्या है? जिस तरह हमारे पाक अधिकृत कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसी तरह रशिया के भूभाग पर रशिया का जो कब्जा था वो यूक्रेन के कब्जे में। रशिया अपना कब्जा छुड़ाने के लिए यूक्रेन पे हमला करता है, लेकिन हमारी औकात देखो देश की, हम तो हमारी खुद की जमीन छुड़ाने के लिए कोई हमला नहीं करते। कारगिल कारगिल कारगिल, आपको कारगिल की पूरी कहानी पता है क्या थी? कारगिल के अंदर यह सही है कि हमारे जवानों ने कारगिल के अंदर
कबीलाइयों को, पाकिस्तानियों को मार गिराया था, लेकिन हमारा कितने सैनिक शहीद हुआ आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो? कितने माओं ने लाल खो दिए, कितनी बहनों के, कितने बहनों के भाई चले गए दुनिया छोड़ के, कितनी हमारी वीरांगनाएं जो आज भी कारगिल के अंदर शहीद होने के जो उनको पैकेज मिलता है उसके दर दर की ठोकरें खा रही। भाइयों, कारगिल के अंदर जो फिदाइन, कारगिल के अंदर जो आतंकवादी घुसे थे, वो कोई 1 घंटे में थोड़ी घुसे थे, वो 3-4 साल से कारगिल के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगर समय रहते इंटेलिजेंस ब्यूरो को सक्रिय कर देते और घुसपैठ का पता लगा लेते तो कारगिल के अंदर हमें इतने शहीद, हमें लालों को नहीं खोना पड़ता, इतने किसान के बेटे शहीद नहीं होते। ये सही है कि कारगिल की लड़ाई के बाद मोदी जी ने शहीद परिवारों को पैसा बोल दिया, ये सही है। अपनी भूल छिपाने के लिए, अपनी झूठ छिपाने के लिए कि मैं फेल हो गया, आपका अटल बिहारी वाजपेयी, और फेल हो गया तो मैं कैसे पास हूं इस मामले में, तो इतना बड़ा पैकेज दे दो कि बॉडी आती थी। अरे बॉडी तो हर किसी की आती थी, हर देश में आती थी, पहले नहीं आती थी। पहले इंडिया के पास था क्या? भूखमरी थी इंडिया के अंदर। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़े। 62 की जब लड़ाई हुई थी, हमारे पास बंदूकें नहीं थी, असला बारूद खत्म हो गया था। जवाहरलाल नेहरू की भूल की वजह से हजारों लोगों को, एक 10 चाइनीज को एक इंडियन ने अपने हाथों से गर्दन मरोड़ के मार दिया था। हथियार खत्म हो गए थे इंडिया के पास, इसलिए चाइना ने हजारों एकड़ जमीन हमारी दबा ली। नहीं छुड़ा पा रहे हम लोग। झूठी झूठी वाई वाई करने से क्या मतलब? कांग्रेस फेल रही और भारतीय जनता पार्टी फेल रही। हाँ, अगर पास रहा तो इंदिरा गांधी रही। मेरी झूठ बोलने की आदत थी, मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी पास हुआ। इंदिरा गांधी पास रही, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया। वो होती है लड़ाई। हमने क्या कर दिया? कह रहे हमने वहां जाके सैनिक मार गिराए। किसने देखा? देखा क्या? वो तो खुद ही चला लो कुछ भी बैठ के। मुझे तो लग रहा है खुद ही चला लेते हैं और सारा मीडिया इनके साथ है। कौन सी सारी चीजें आने दे रहे हैं? मोदी के तो एक मोदी के खिलाफ आप बोल भी दो ना। हम तो कई बार देखते हैं जो टॉप मामला हो और उसको उठा लो, लेकिन उसमें पीएम का अगर नाम आ गया तो हमारा तो नाम ही कट जाता है कि मामला उठा भी था क्या। लोग सब देखते हैं हमारे वाला का क्या हुआ, बोला आप पड़ा तो आएगा नहीं, अगली बार दे देंगे। यह हालात इस देश के अंदर अगर ईडी उनकी बेइज्जती करके चली जाए, इससे बड़ा अपमान देश के अंदर किसी का नहीं हो सकता। भाइयों, चैनल हमारी भी खबरें नहीं चलाते, अखबार खबर नहीं छापते, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अखबार और चैनलों के खिलाफ हो जाएं या कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लें। अपने आप छापेंगे, सही बात छापनी पड़ेगी, सही बात दिखानी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब जो चल रहे हैं वो ठीक दिशा नहीं है। आप अभी का ताजा उदाहरण देख लो, गहलोत साहब कैसे नारे लगाते दिल्ली में, वो वीडियो बनवाया, ईडी मेरे से पूछताछ करो, मैं चलूंगा। मैं देखा था आपने कि मुझे गिरफ्तार कर लो, अशोक जी कह रहे थे, ताकि राहुल की नजर पड़ जाए भाई गहलोत साहब मेरे लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। नेता की एक बीमारी होती है, नेता आसपास जो आदमी होता है उसको लड़ता हुआ देखता तो उसको मानता भाई यही मेरा आदमी, मुझे इसी को आगे लाना। और इस मामले में गहलोत जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे जो भी किसान नेता थे उनको ठिकाने लगा दिया और नाम ही पता नहीं चला कहां ऐसे आए थे, कहां गए। अध्याय खत्म, इतिहास खत्म। और उस कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ते हुए तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही गहलोत के भाई के घर पे रेड हुई ईडी की, सीबीआई की, रातों रात मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के जयपुर आ गए, जयपुर से जोधपुर आए, कुछ समय के लिए यार वापिस चले गए और बोले देखो मोदी क्या कर रहा है। अरे गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी तो दुरुपयोग कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कौन सा भला किया देश का? कांग्रेस भी दुरुपयोग करती थी, सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, ईडी का करती थी। और गहलोत जी, हम आपके सामने खड़े हैं, दर्जनों मुकदमे कांग्रेस की सरकार ने हमारे ऊपर लगाए, झूठे, और चालान भी किए। और वसुंधरा तो मुकदमे लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जिसका मौका आता है वो जरूर चौका मारता है। मुझे मीडिया वाले कहते हैं आप किधर चौका मारोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं कोई राज के अंदर नहीं आया, मेरी पार्टी राज में नहीं आई। हाँ, अगर सरकार के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आती है तो निश्चित रूप से मैं चौका मारूंगा किसान कर्ज माफी का,
फ्री बिजली का, टोल मुक्त राजस्थान का, मजबूत लोकायुक्त का, हमारे स्थानीय जो उद्योग है, चाहे पेट्रोल डीजल बाड़मेर से लेके कोयला गैस से भिवाड़ी तक जितने भी कारखाने चल रहे हैं। भारतमाला गई, हमें भारतमाला के अंदर पंजाब को मुआवजा मिला 3 लाख 4 लाख 7 लाख रुपए बीघा, और भारतमाला में किसानों की सारी जमीनें चली गई। किसी किसान की अगर 25-30 बीघा जमीन है, उसके आधे हिस्से में तो भारतमाला गई, तो वो 2-4 बीघा बच भी जाएगी, उसके क्या काम की रहेगी मुझे बताओ। पूरी सड़क बीच में निकाल दी, और मुआवजा मिला 70,000 60,000 और 1 लाख रुपए बीघा। दिल्ली में हमने मामला उठाया कि भारतमाला के हमारे किसान हैं जो आंदोलित है, इनको मुआवजा दो, तो दिल्ली वाले बोले ये मुआवजा तो 100 गहलोत देंगे। जब इनके मंत्रियों से बात करी, बोले तो दिल्ली देगा। दिल्ली जयपुर इसके बीच ऊर्जा दो और किसान को दूसरा रास्ता दिखा दो।